गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हैंड रिटन और उसकी फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो 2025 में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जिसमें भी जीएस आती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे थर्ड प्रैक्टिस सेट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है के कुट्टी अम्मा या कल्याणी कुट्टी अम्मा को। अंक टाड का हेडक्वार्टर ये जिनेवा में स्थित है। क्रिकेट की गेंद का वजन ये 5.5 से 5.75 औंस या 155 से 163 ग्राम होता है। द सर्कल ऑफ लाइफ ये बुक किसकी है? सुधा मूर्ति की। और इनकी एक और पुस्तक है डॉलर बहू, और इनके पति नारायण मूर्ति हैं जो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं। इलाहाबाद की पहली संधि ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। और इस इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि कर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भरतनाट्यम पर बैन कब लगाया गया था? 1910 में, और इसको दोबारा शुरू किया गया था नेहरू सरकार के द्वारा। अन्य नाम है इसका दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी इसी को कहते हैं। और इस नृत्य की जानकारी हमें शिल्पाधिकारम नामक तमिल भाषा के ग्रंथ से मिलती है जिसके राइटर हैं इलिंगो अदिगल। और एक और पुस्तक है अभिनय दर्पण जिसके राइटर हैं नंदिकेश्वर। तो इन दोनों रचनाओं से हमें भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है। और सभी क्लासिकल डांस का वर्णन ये नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसके राइटर हैं भारतम मुनि, और इसे पंचम वेद कहते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इसमें 6 स्टेप्स हैं। और इसका शुरुआत अलारिपु स्टेप से होती है और इसका एंड तिल्लाना से होता है। और जो भी भरतनाट्यम का संचालन करने वाला होता है उसे नट्टुवार कहते हैं। और किस मंदिर में इस नृत्य से संबंधित चित्र मिले हैं? तो ये है चिदम्बरम टेम्पल जो तमिलनाडु में स्थित है। मंदिरों को समर्पित डांस यही कहलाता है भरतनाट्यम। और अंतिम देवदासी ये कौन थी? ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, जिनको हाल ही में एक पद्म अवार्ड भी दिया गया है। तो पद्म अवार्ड इनको कब दिया गया और अंतिम देवदासी कौन थे? सन 2000 वर्ष ये पुराना 2000 वर्ष पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना यही है। और देवदासियों से इसका संबंध है। शैव धर्म को प्रस्तुत करता है यानी कि शिव के भक्तों से ये संबंधित है। और कट का हस्त मुद्रा जैसे ओम का साइन उंगलियां मिलाकर की जाती हैं तो ऐसी मुद्रा इसमें होती है। नृत्य शैली इसमें 3 नृत्य शैली होती है। एक होती है कला क्षेत्र, एक होती है वाजुवुर और एक है पंडा नलूर शैली। पंडा नलूर शैली मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा विकसित की गई थी। तो इतनी बातें हमको रखनी है भरतनाट्यम से संबंधित ध्यान। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में इसको शामिल किया गया था। और यूनेस्को की पहला शहर जिसको हेरिटेज सूची में शामिल किया गया तो वो था अहमदाबाद 2017 में, और दूसरा शहर जयपुर 2019 में। अब तक भारत के 2 ही शहर को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित और ये 39वीं हेरिटेज साइट बनी थी 2021 में। भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण काकतीय वंश के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 40वीं हेरिटेज साइट का नाम है धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। 2021 में ही इसको इसमें डाला गया था। 41वीं हेरिटेज साइट है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से संबंधित है, 2023 में शामिल किया गया। 42वीं हेरिटेज साइट है होयसल मंदिर, कर्नाटक के 3 मंदिरों का समूह कहलाता है होयसल मंदिर। और इसमें है बेल्लूर के मंदिर, होलवीड के मंदिर, सोमनाथपुरा के मंदिर। तो ये तीनों मंदिर जिनको कहते हैं होयलेश्वर मंदिर। 43वीं हेरिटेज साइट है मोइदम जो 2024 में शामिल किया गया था। अहोम राजवंश के द्वारा इसको बनाया गया था, असम में ये स्थित है। रानी की वाव ये गुजरात में स्थित है, 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और ये एक स्टेप वेल है यानी कि सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी आकृति उल्टे मंदिर के आकार के जैसी है। सोलंकी वंश की शासिका रानी उदयमती के द्वारा इसको बनाया गया था। और 100 रुपये के नोट पर ये पीछे अंकित भी है। थर्ड क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में 1969 में शुरू हुआ था। देविका रानी पहली महिला और पहली व्यक्ति यही बनी थी जिनको पहली बार
दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। पहले पुरुष ये कौन बने थे? 1970 में BN सरकार को दिया गया था। और पहला मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को 1971 में हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। 54वां हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। वर्ल्ड में सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड ये कौन सा है? तो ये है ऑस्कर अवार्ड, 1929 में शुरू हुआ था। और अम्पास अकेडमी ऑफ फॉर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। भारत की पहली नामित फिल्म ये है मदर इंडिया 1957 में, और इसके डायरेक्टर थे महबूब खान। 2025 में नामित फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज। और भारत के द्वारा पहला ऑस्कर अवार्ड ये 1983 में भानु अथैया ने जीता था। गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइनर की भूमिका इन्होंने निभाई थी, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये बनी थी। गांधी का रोल इसमें निभाया था पेन किंग्सले ने, और डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। भारत के पहले पुरुष ऑस्कर प्राप्त ये कौन थे? सत्यजीत रे। और 2009 में AR रहमान को दिया गया। रसूल ककोटी और गुलजार इन सभी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। RRR मूवी का एक सॉन्ग था नाटू नाटू, तो इसको भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। शॉर्ट मूवी थी, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी, और ये इसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स, इसको भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब तक 7 श्रेणी में भारत को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था 1995 में। हेडक्वार्टर द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टैगलाइन है सड़कें ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी करता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। सेतु भारतम कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? 2016 में। और रेलवे क्रॉसिंग मुक्त अभियान ये है, यानी कि जो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं उनके ऊपर फ्लाईओवर के माध्यम से सेतु बनाना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। लिंगानुपात, लिंगानुपात होता है 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसको हम कहते हैं लिंगानुपात। और हाईएस्ट सेक्स रेशो, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ये कहाँ पर है? केरल में 1084। और दूसरे पर देखें तो पुडुचेरी जो एक यूटी है, यूटी में सबसे ज़्यादा है, पुडुचेरी में 1037। और सबसे कम यूटी में है दमनदीव में 618। और अगर स्टेट में पूछे तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है 879। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात ये है 943, और 2001 में था 933। 1951 में भारत का लिंगानुपात ये था 946। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला ये है माहे 1176, जो पुडुचेरी में स्थित है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ये है अरुणाचल प्रदेश में 972। और 0 से 6 वर्ष की आयु ये सामान्य में पूछ लिया जाए स्टेट में सबसे कम लिंगानुपात ये है हरियाणा में 834। अगर वो पूछा जाए तो वो हो जाएगा 879। सिक्स्थ क्वेश्चन है भारत में ODI में कितने ICC वर्ल्ड कप जीते हैं? तो अब तक 2 बार ही जीते हैं, और 4 बार भारत फाइनल में पहुंच चुका है। 2003 और 2023 में विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, और इसमें उप विजेता रहा इंडिया। ODI 60 ओवर का होता था, और 1987 से इसको 50 ओवर का किया गया था। 2 बार भारत ने इसको जीता है, 1983 और 2011 में। और 1983 का फाइनल मैच ये होता लॉर्ड्स स्टेडियम जो इंग्लैंड में स्थित है, और वेस्ट इंडीज़ को भारत ने यहाँ पर हराया था, और कैप्टन थे कपिल देव। और सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत ने बनाए थे 38 रन। और मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को बनाया गया था, जिसने 26 रन और 3 विकेट लिए थे। 2011 में भारत ने श्रीलंका को हराया, और इसमें कप्तान थे MS धोनी, और इनको कैप्टन कूल कहा जाता है। और इन्हीं को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 91 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे। और 2011 का फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था, और मैन ऑफ द सीरीज़ युवराज सिंह को चुना गया। और सबसे ज़्यादा बार विजेता ये बना है ऑस्ट्रेलिया, 6 बार अब तक जीत चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1975 में, और दूसरी बार हुआ था 1979 में। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। और पहले और दूसरी बार में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, और 1983 में हुआ था तीसरा, इंडिया इसमें जीत गया। 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 1992 में पाकिस्तान, 96 में
श्रीलंका 1999, 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीता और 2011 में इंडिया जीता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता और 2019 में इंग्लैंड इसको जीता था और 2023 में अभी हाल ही में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरी ये रोहित शर्मा की है 7 और सबसे ज़्यादा मैच वर्ल्ड कप में ये पोंटिंग ने खेले हैं 46 और मैक्सिमम विकेट ये लिए हैं ग्लेन मैकग्रा जो ऑस्ट्रेलिया के हैं 71 और सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं और सेकंड पर है विराट कोहली। 7th क्वेश्चन है आत्मकथा वालुता ये किसकी है? तो यह है दया पंवार की जो एक मराठी राइटर हैं। परिंदे रचना ये है निर्मल वर्मा की। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। और एक है नाला सोपारा तो इसके राइटर हैं चित्रा मुद्गल। 8th क्वेश्चन है प्रावधान और स्रोत। भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है और ये हमने कहाँ से लिए हैं? जैसे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार ये हमने लिए हैं अमेरिका से ही हमने उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में है तो ये सभी प्रावधान हमने वहाँ से लिए हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ ये हमने कनाडा के संविधान से ली हैं और संघात्मक व्यवस्था भी हमने वहीं से ली है। आपातकालीन शक्तियाँ ये जर्मनी के संविधान से हमने ली हैं और जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। आयरलैंड से हमने 3 चीज़ें ली हैं और आयरलैंड के अंत में आता है एंड। तो ई से हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। एन से हो गया नॉमिनेशन इन राज्यसभा जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है तो ये प्रावधान भी हमने वहीं से लिया है। डी से हो गया DPSP तो एंड से याद रखेंगे हम आयरलैंड, इलेक्शन, नॉमिनेशन और DPSP। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची जो सत्य का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा और जॉइंट मीटिंग संयुक्त अधिवेशन जिसका वर्णन है अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति इसको बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अगर लोकसभा स्पीकर उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। संसदीय प्रणाली और विधि का शासन और एकल नागरिकता ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमने ली है USSR सोवियत संघ से और 5 ईयर प्लान भी हमने वहीं से लिए हैं। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये विचार हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। वर्तमान जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में है और ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। विधि के द्वारा साबित प्रक्रिया ये हमने जापान से ली है। अनुसूची 7 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे एक है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकते हैं और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही आपस में मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। तो ये भी हमको रखना है ध्यान। अनुसूची 8 इसमें भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में है 22 भाषाएं। 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी और 16वीं, 17वीं, 18वीं जोड़ी गई थी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और बाद में एक साथ 4 जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार 22 भाषाएं संविधान में हैं। अनुसूची 5 जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 9 भूमि सुधार के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इसमें किया गया था। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया था। दल बदल को रोकने से संबंधित 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अनुसूची 11 पंचायत का उल्लेख किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और इसमें 29 विषय शामिल है। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें 18 विषय शामिल हैं।
अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत के दो नामों को लेकर गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों के प्रवेश के बारे में बताया गया है, जैसे सिक्किम पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होता था, उसको 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन करना हो तो वो हम कर सकते हैं, जैसे उत्तरांचल 2000 में बना था लेकिन उसका 2006 में उत्तराखंड नाम कर दिया गया था। 3 राज्य बने थे और 3 अनुच्छेद में ये शामिल है, जैसे CUJ, सी से हो गया छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों से अलग हुआ था। और झारखंड ये है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 6, इसमें पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को जो गए थे उनके नागरिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अनुच्छेद 9, एकल नागरिकता होगी, अगर कोई भारत का नागरिक अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो हमारे जो भारत देश की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। नागरिकता अधिनियम यह आया था 1955 में और अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। 12वां क्वेश्चन है, सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? तो ये किया था हैदराबाद ने 1798 में, और सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो ये इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इनके द्वारा 1802 में अंग्रेजों के साथ एक वसीम की संधि की गई थी। तंजौर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1799 में। सहायक संधि का सिद्धांत ये डुप्ले ने दिया था, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ये वेलेजली ने किया था और ये वाइसराय रहा था 1798 से 1805 तक। सहायक संधि के तहत मिलाए गए शहर कौन कौन से थे? अवध, इसको 1801 में मिलाया गया। बरार क्षेत्र के जो भोंसले थे उनको मिलाया गया 1803 में, और ग्वालियर के सिंधिया इनको 1804 में मिलाया गया था। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति किस पर लागू हो गई थी? तो ये लागू हो गई थी मांडवी पर, कोलावा, जालौर पर और सूरत पर। डलहौजी का शासनकाल माना जाता है 1848 से 1856 तक, और इसके ही काल में 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक चली थी, और इसी के समय डाक सेवा की शुरुआत हुई और डाक तार सेवा की शुरुआत भी इसी के समय हुई। PWD पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के समय हुई। राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति, यानी कि ये पॉलिसी क्या थी, अगर कोई शासक है और उसका कोई बच्चा नहीं है तो ना तो वो गोद ले सकता, और उसकी मृत्यु के बाद उसका सारा राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा, तो इसे कहते हैं राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के तहत न हड़पा जाने वाला शहर कौन सा था? तो ये था अवध, इसको 1801 में सहायक संधि के तहत हड़पा गया था। हड़प नीति से हड़पे गए कुछ राज्य कौन कौन से थे? जैसे झांसी, इसको 1853-54 में हड़पा गया। सतारा 1848 में सबसे पहले इसी को हड़पा गया था। नागपुर को 1854 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में हड़पा गया। सिक्किम को 1850 में डलहौजी ने, बर्मा को 1852 में, उदयपुर को 1852, पीगू साम्राज्य का विलय ये भी 1852 में किया गया, और 1856 में 1801 में तो सहायक संधि के तहत और 1856 में अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था, और रिपोर्ट दी थी आउटरम ने। तो आउटरम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था, और इस समय नवाब थे वाजिद अली शाह। 15वां क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन ये कौन थे? इन्होंने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, और कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त को इन्होंने बढ़ाया था। कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, और ये 19% भूमि पर लागू था। होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 30% एरिया था, और महाल का मतलब होता था ग्राम, और ये नॉर्थ वेस्ट में शुरू हुई थी, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में। और थॉमस मुंद्रो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था, जो 51% भूमि पर था, और सबसे पहले ये कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया था। और
कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले ये बंगाल में शुरू हुआ था और फिर मुंबई में, और जमींदार को भूमि का मालिक इसमें माना गया था, और रैयतवाड़ी प्रणाली में किसान को भूमि का मालिक माना गया था। अब है इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी ये कौन सी है? शिवालिक। और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी ये है अरावली श्रेणी। हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले महान हिमालय, इसे कहते हैं हिमाद्री, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। दक्षिण से उत्तर की ओर श्रेणी व्यवस्थित करो। तो दक्षिण से उत्तर यानी कि ये है साउथ और ये है नॉर्थ, यानी कि ऊपर है जम्मू कश्मीर और नीचे है तमिलनाडु। तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हुए हैं कल ज्यादा, KL और JD, कल ज्यादा से हम इसको याद करेंगे। नॉर्थ में सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और धौलाधर श्रेणी। तो ये श्रेणी है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर हमको दक्षिण से उत्तर की ओर बतानी हो तो सबसे पहले आएगी धौलाधर, फिर आएगी जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच है। बिस्ट दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? बिस्ट BI से हो गया ब्यास और ST से हो गया सतलुज। तो और चाज नदी चेनाब और झेलम के बीच स्थित है। रचना दोआब RA से हो गया रावी और CH से हो गया चेनाब। तो चेनाब और रावी के बीच है। बारी BA से हो गया ब्यास, BI और R से हो गया रावी। तो ब्यास और रावी के बीच है बारी दोआब। और सिंध नगर दोआब, सिंध सागर दोआब, ये झेलम और सिंधु के बीच स्थित है। और सबसे बड़ा दोआब है गंगा यमुना का दोआब, जो 60,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोआब का नामकरण टोडरमल ने किया था, जो अकबर का वित्त मंत्री होता था। 20वां क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक ये कौन सा है? तो ये इलाहाबाद बैंक 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। और 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर सरकार की हो तो उसे हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। और भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो आपको बताना है कि 1955 में SBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा हुई थी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में 12 अप्रैल 1988 को हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित और अधिनियम 1992 में आया और वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को मिली। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। सेबी के सदस्य टोटल कितने होते हैं? 9, जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से, 1 RBI से होता है। सेबी के पहले अध्यक्ष ये कौन थे? SA दुबे थे। और पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बोच थी। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष हैं 1 मार्च 2025 से तुहिन कांत पांडे, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और सेबी का मुख्य कार्य है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। IDBI की सहायक कंपनियां ये कौन कौन सी हैं? LIC और SIDBI, दोनों ही सहायक कंपनियां हैं। SIDBI की स्थापना ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में स्थित है। LIC ये इंश्योरेंस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। और LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1948 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1875 में। अगर 1875 ऑप्शन में ना हो तो हम राइट आंसर मानेंगे 1882, क्योंकि 1882 में इसने कार्य करना शुरू किया था। और ये एशिया और भारत दोनों का ही पहला था, जिसका नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका एक इंडेक्स भी है, इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, और ये 1986 से शुरू हुआ था। शेयर बाजार के रूप में इसको मान्यता 1956 में दी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है।
इसके फाउंडर माने जाते हैं प्रेमचंद और रायचंद, और इसमें तेजड़िया और मंदड़िया दो होते हैं। तेजड़िया का मतलब होता है बुल, यानी कि मार्केट जब अप जाती है, और मंदड़िया का मतलब होता है बियर, यानी कि जब मार्केट नीचे जाती है। भारत में एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में हुई। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में ही स्थित है, और पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इसने स्टार्ट की थी 1994 में, और इसकी स्थापना शेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। 24वां क्वेश्चन है, किस यंत्र का यूज समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किया जाता है? तो ये है पेरिस्कोप। पाइरोमीटर इसका यूज किया जाता है तापमान के मापन में। एपीडियास्कोप चित्रों के प्रक्षेपण में, जैसे प्रोजेक्टर में होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है एपीडियास्कोप। ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है ओडोमीटर। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और पानी के अंदर की वस्तु देखने में इसको यूज किया जाता है। एक होता है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी हमको रखनी है ध्यान। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यंत्र, जैसे टोकोमीटर, टैकोमीटर ये वायुयान की गति को मापने में यूज होता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने में यूज होता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई के मापने में यूज होता है। सबसे गहरा समुद्री बिंदु ये है मेरियाना गर्त। हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए यूज होता है। और गीगर काउंटर अल्फा बीटा और गामा रेज के लिए इसको यूज किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन ये क्या होता है? उसी अवस्था में अगर पदार्थ वापस आ जाए तो वापस न आ पाए, यानी कि पदार्थ दोबारा से मूल अवस्था में न आ पाए, तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे शरीर में भोजन का पाचन, अगर हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो गया तो दोबारा से भोजन नहीं बन सकता। दूध का दही बनना, दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। और लोहे में जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग गया तो वो खराब हो जाएगा, दोबारा से उसको शुद्ध लोहा नहीं बनाया जा सकता। तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। और एक होता है फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन, जो पदार्थ को उसी अवस्था में वापस ला सकते हैं। जैसे जल का जलवाष्प में परिवर्तन, अगर जल वाष्प है, अगर हम उसको ठंडा कर देंगे तो वापस से पानी बन जाएगा। कांच का टूटना, कांच अगर टूट गया तो दोबारा से उसको पिघलाकर दोबारा से नया कांच बनाया जा सकता है। बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ एक बार पिघल कर पानी बन गई तो दोबारा से हम उसको फ्रिज में रख कर दोबारा से ठंडा करके उसको बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ठोस अवस्था से सीधा गैस में परिवर्तन ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और ये होता है कपूर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। और एक है नौशादर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। अगर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण। और जैसे ठोस CO2 सॉलिड CO2 का बनना ये है निक्षेपण का उदाहरण। अगर द्रव से गैस में परिवर्तन हो तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण वेपराइजेशन। और अगर गैस या वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। तो ये भी हमको रखना है ध्यान। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये दिया था लवोसियर के द्वारा। और द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न, ये इन्होंने कहा था। केवल पादप कोशिका में क्या मिलता है? तो केवल पादप कोशिका में मिलता है लवक, और ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हरित लवक जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसमें होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग होता है, और इसमें मैग्नीशियम धातु मिलती है। नेक्स्ट है अवर्णीय लवक जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और रंगहीन लवक होता है, और पादप के अंदर के हिस्से में ये मिलता है। तीसरा होता है वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक होता है, जैसे हल्दी पीली होती है और करेला हरा होता है। तो ऐसे ही जो ये रंग वगैरह होते हैं तो ये किसी न किसी लवक के कारण होते हैं, और ये होता है रंगीन लवक। और लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार ये सिम्पर ने 1885 में किया था, लेकिन लवक की खोज 1885 में हैकल ने की थी। टमाटर का लाल रंग ये किसके कारण होता है? लाइकोपीन की वजह से। हल्दी का पीला रंग कुर्क्यूमिन की वजह से। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से। चुकंदर का लाल रंग ये विटामिन की वजह से। और मिर्च का तीखापन ये कैप्सेसिन की वजह से होता है। मानव शरीर में जो स्किन होती है उसकी बाह्य परत क्या कहलाती है? तो बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। और त्वचा का निर्माण अधिचर्म कोशिका या डर्मिस सेल से होता है। और डर्मिस सेल क्यूटिन पदार्थ से निर्मित होती है जो जल रोधी परत का निर्माण करती है। और मानव शरीर में जो स्किन होती है उसकी दूसरी परत कहलाती है इंडोडर्मिस। और स्टडी ऑफ स्किन ये डर्मेटोलॉजी कहलाती है।
और जो स्किन स्पेशलिस्ट होगा तो उसको कहेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में पैरालंपिक हुए थे, तो ये कौन से क्रम के थे? 17वें क्रम के थे, पेरिस में हुए थे और इंडिया ने इसमें 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल थे। और पहला पैरालंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। पैरालंपिक में पहला गोल्ड ये मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में तैराकी में जीता था और चंदू चैंपियन मूवी इन्हीं पर बनी है। 2024 में जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे उसमें ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में थे सुमित अंतिल जो भाला फेंक से संबंधित और भाग्यश्री जाधव ये गोला फेंक या शॉटपुट से संबंधित हैं। समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे हरविंदर सिंह, तीरंदाजी में इन्होंने पहला गोल्ड जीत लिया है। प्रीतिपाल सिंह ये एक धावक हैं, तो इनके ये बने थे समापन समारोह के ध्वजवाहक। अवनी लेखरा ये पहली महिला बनी है जिन्होंने 2 पैरा गोल्ड जीत लिए हैं और ये शूटिंग से संबंधित हैं। 29वां क्वेश्चन है, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। और MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में 22 फसलों के लिए MSP होता है और गन्ने के लिए होता है FRP, उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और गेहूं के लिए अभी हाल ही में MSP बताया गया था, तो ये था 2425 रुपये प्रति क्विंटल। जौ के लिए बताया गया था 1980 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों के लिए 5950 रुपये क्विंटल और जूट और चना दोनों के लिए था 5650 रुपये क्विंटल। MSP को कौन तय करता है? MSP को तय करता है CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इससे पहले होता था ACP, कृषि मूल्य आयोग, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, लेकिन इसको कृषि लागत और मूल्य आयोग बनाया गया था 1985 में। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर हुआ था? तो मेल और फीमेल का ये कप था। 13 से 19 जनवरी 2025 को पहले संस्करण का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और इसका विजेता बना है इंडिया और उप विजेता नेपाल बना है। मेल और फीमेल दोनों फॉर्मेट में विजेता बना है इंडिया और दोनों ही फॉर्मेट में उप विजेता बना है नेपाल। खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और एक्स्ट्रा 3 प्लेयर्स होते हैं और इसमें 4 पारी होती है और प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है और मैच में अधिकारियों की संख्या होती है 5, जिनमें से 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर और 1 टाइम कीपर होता है। मेल कैटेगरी में कैप ये दी गई थी प्रतीक को और फीमेल कैटेगरी में कैप ये दी गई है प्रियंका इंगले को। इसका शुभंकर का नाम था तारा और तेजस। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, वॉलीबॉल में संख्या होती है 6, बेसबॉल में 9 और बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम भी है। रग्बी में होती है 15, नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो इनमें होती है 7 और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इनमें होती है 11-11 और पोलो में होती है 4। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर हुआ और पुरुष व महिला वर्ग का खिताब किस किस देश ने जीता? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी हमारी आज की क्लास और इस क्लास की PDF के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।